को पढ़ना था। ओके, टॉपिक वाज इंसुलिन। हाँ, मैंने टॉपिक दिया था इस वजह से। तो टेल मी कि व्हाट इंसुलिन इज। आप अगर जानते हैं या अगर आपने पढ़ा होगा पहले भी तो इंसुलिन क्या है, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना क्यों पढ़ना, क्योंकि इन योर सिलेबस इज अ टॉपिक इंसुलिन एंड हाइपो हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपरग्लाइसीमिया है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? Indeed, you need to study both the things कि hypoglycemia किस condition को बोलते हैं, किस condition को। Today is the introductory class ना, so I'm not going to go into the technicalities अभी के pharmacokinetics and everything I'm going to teach you. I'll just tell you about the diabetes कि कितने तरह के diabetes होते हैं, which you all might be knowing very well। लेकिन एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। एंड इंसुलिन का क्या है कि इंसुलिन, व्हाट इज इंसुलिन फर्स्ट ऑफ ऑल, यू टेल मी, है क्या वो? इट इज अ एक हार्मोन है मैम। पेप्टाइड हार्मोन। वेरी गुड। हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स का क्या काम होता है? डायरेक्टली वी नो अबाउट द हार्मोन्स। तो व्हाट डज इट डू? जैसे मैंने जब कंट्रासेप्शन की जब मैं पढ़ा रही थी उससे पहले भी हार्मोन्स के बारे में आपको बताया था। तो हार्मोन्स के बारे में हम लोग सभी को पता है कि दैट इट डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम। ओके, वो कौन से हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली बॉडी, उस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं जो डायरेक्टली अपना हार्मोन्स रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में? Endocrine glands. Endocrine glands, very ग्लैंड्स। good. So which is the best example for endocrine and exocrine gland? जो दो तरह के glands होते हैं, endocrine and exocrine, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? वो सबको पता ही है। पैंक्रियाज। पैंक्रियास है। Pancreas, क्यों? endocrine gland, ma'am. इट एग्जिबिट्स बोथ द फंक्शन, इंडोक्राइन भी फंक्शन वो एग्जिबिट करता है और एक्सोक्राइन भी करता है। ठीक है, इंडोक्राइन में क्या करता है? इट रिलीजेस गॉन। Hormones. पैंक्रिया रिलीजेस इंसुलिन एंड सेकंड क्या है, कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। Glucagon. ओके, ठीक है। और एंजाइम्स कौन सा सिक्रीट करता है? सक्सेंट। ओके, ठीक है, वी आर नॉट इनटू दैट। अभी हम लोग पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे तब बता देंगे। आई एम जनरली आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस ओनली। ठीक है, तो मेड बाय पैंक्रियास दैट अलाउ द बॉडी टू यूज शुगर। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने शुगर होते हैं ना उसको यूज करता है। ठीक है, और शुगर हम लोगों को कहाँ से आता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ शुगर फॉर इन आवर बॉडी? शुगर का सोर्स क्या है? करते हैं उसको। डाइट से। डाइट फूड से आता है। तो और स्पेसिफिकली आप अगर बोलिएगा तो क्या होगा वो? प्रोटीन से आएगा, फैट से आएगा, लिपिड से आएगा, कार्बोहाइड्रेट से आएगा, किस चीज से? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग एनर्जी के लिए खाते हैं, या इन चीज देखा होगा कि जब आप रेस करते हैं, ठीक है, रेस कोर्स में होते हैं या कोई एथलीट होता है तो उसको क्या दिया जाता है? इनटेक्स। अगर कोई बहुत फाइट हो रही है, रिंग में है, तो ब्रेक जब होता है तो ब्रेक में क्या खिलाते हैं उसको? हम लोग मटन चिकन खिलाते हैं या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम बॉडी का हमारे क्या होता है कि बहुत जल्द शुगर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स शुगर अलॉट। तो एक्स्ट्रा शुगर्स पे हम लोग ऊपर से ग्लूकोज लेते हैं। ऑब्वियसली सारे एथलीट जो होते हैं या जितने भी आप इनको देखिएगा, टी ब्रेक में जो लोग भी जाते हैं या जो भी रिंग्स में, जिन लोग बॉक्सिंग में जो होता है, तो लोग क्या पानी पीते हैं? जो भी पीते हैं एनर्जी, एनर्जी ही ड्रिंक लेते हैं, जिससे ताकि उनका शुगर इंटेक बढ़े, शुगर लेवल बढ़े बॉडी में। शुगर लेवल हम लोग को किस लिए ज़रूरी, किस लिए? वाई वी डू नीड एनर्जी? बॉडी वर्क के लिए तो जरूरी है सेल के लिए। यही ये फूड हो गया हर सेल के लिए। आज कितना अच्छी लग रहा है ना क्लास, एकदम 10th 9th 10th वाले लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नहीं है कि नहीं? आज सारे ही इंटरैक्ट करेंगे। आज टुडे आई होप सो सारे इंटरैक्ट कर ले। ठीक है, क्योंकि ये कोई ग्रेजुएशन लेवल का तो अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ आपको। ओके, ठीक है। तो एनर्जी हम लोगों की बॉडी को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम लोगों को काम करना होता है। तो जो हम लोगों को काम करना होता है, एनर्जी चाहिए होती है। ऑब्वियसली इन द सेंस कि सेल को भी एनर्जी चाहिए टू डू इट्स ओन मेटाबॉलिज्म। बिना एनर्जी के तो कोई मेटाबॉलिज्म होगा नहीं। ठीक है, और एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलेगी? शुगर से मिलेगी। तो शुगर क्या डायरेक्टली सेल में थोड़ी चला जाएगा कि बस हम चीनी खाएं या मीठा खाएं या कार्बोहाइड्रेट खाएं तो डायरेक्टली चला जाता है? वो डायरेक्टली तो जाता नहीं है। नहीं ना जाएगा तो कैसे जाएगा? तो
क्या होता है कि जैसे ही शुगर लेवल हमारे बॉडी में आता है, तो उसके बाद इंसुलिन जो क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज़ होता है। इंसुलिन रिलीज़ कहाँ से होगा? पैंक्रियाज़ के कौन से सेल से होता है? सेल, कौन सा सेल? बीटा सेल। ओके, वेरी गुड। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग अगर सपोज़ दैट खाना खाते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा? हमारे बॉडी का हाई होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो बीटा सेल्स होते हैं, उन लोगों को सिग्नल्स मिलता है टू रिलीज़ इंसुलिन जस्ट बिकॉज़ कि ब्लड लेवल हम लोग के शुगर में सॉरी मतलब ब्लड शुगर जो लेवल है हमारे ब्लड में हाई हो रहा है, तो इंसुलिन इज़ नीड टू बी सिक्रेटेड, ठीक है? हार्मोन्स कब काम करते हैं, ये आपको सबको पता है, तब जब उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए हमेशा जब भी अगर हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके इन्हिबिटरी के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी तो उसका जो एक्शंस होता है, मोड ऑफ एक्शन, उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली सिर्फ़ मान लीजिए कि सिर्फ़ इंसुलिन रिलीज़ होता जाएगा, तो फिर क्या कंडीशन आ जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाएगा, शुगर बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी से, देन दैट विल बिकम फैटल, ठीक है? तो इन्हिबिट भी करना ज़रूरी होता है, तो वो एक लेवल के बाद जब मेंटेनेंस होता है हार्मोन्स का, उसके बाद ही बॉडी आपको सिग्नल्स देना शुरू करती है कि नहीं भाई अब हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बी क्वाइट। हेलो? ठीक है, समझ रहे हैं? Yes. 1 प्लस से ये काम कर रहा है। ओके, नो तो क्या ये चीज़ है वही मैं बता रही थी, अभी थोड़ी शांति है ना? मेरा वाईफ़ाई ही पता नहीं गलत कनेक्ट किया हुआ था। तो वही चीज़ होती है कि हाँ, बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है? दैट आई वाज़ टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट कोई भी हार्मोन जो रिलीज़ होता है, वो पर्टिकुलर टाइम पे जब उसको हिट किया जाता है तब वो रिलीज़ होता है, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब उसका एक्शन पूरा हो जाता है या बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, देन दैट हार्मोन इज़ बीइंग स्टॉप्ड, ठीक है? वो हार्मोन फिर रिलीज़ होना बंद हो जाता है या उसके जो ब्लॉकर्स होंगे वो हार्मोन को फिर ब्लॉक कर देगा फर्दर। तो वो जिस तरह का रिएक्शंस होना चाहिए, जिस तरह का चेन रिएक्शंस आना चाहिए, जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है एट द टाइम व्हाट वी आर डूइंग तभी होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है जब हम लोग सेडेटिव्स पढ़ रहे थे कि ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज़ होता है, नाइट में रिलीज़ होता है, डे टाइम में नहीं होगा, ठीक है? जब हम लोग इसके बारे कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पिट्यूटरी हाइपो जो रिलीज़ करता है, कब रिलीज़ करता है, कब ट्रिगर करता है, ये तो चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है। तो हार्मोन के बारे में इतनी चीज़ें आपको पहले से क्लियर होगी, ये पता होगा, ठीक है? समझ गए? तो जैसे ही हम लोग खाएँगे और ब्लड शुगर जो होगा, ब्लड में जो शुगर लेवल होगा जब बढ़ेगा, तो क्या होगा कि बीटा सेल्स आर सिग्नल टू रिलीज़ इंसुलिन। सो बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज़ के होंगे, उनको सिग्नल किया जाएगा इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए, ठीक है? तो इंसुलिन क्या करेगा, जो सिग्नल सेल्स होगा, जो सिग्नल्स लेके जा रहा होगा बीटा सेल्स के पास कि ठीक है भैया यू नीड टू रिलीज़ द इंसुलिन, तो क्या करेगा उसी के पास बाइंड करेगा उसके साथ, बाइंड करने के बाद क्या करेगा ब्लड स्ट्रीम में फिर आपको एब्ज़ॉर्ब करेगा शुगर और सारे जहाँ पे जितना भी थ्रू ब्लड आपको जहाँ-जहाँ जिस-जिस सेल पे जहाँ-जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट होगा उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, ठीक है? कि इंसुलिन क्या करेगा देन अटैचेस टू द बाइंडिंग ऑफ द ये एंड सिग्नल सेल्स ऑफ द अटैचेस टू हाँ, सिग्नल सेल्स से अटैच करेगा टू एब्ज़ॉर्ब द शुगर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। शुगर को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। क्लियर हो गया? तो इस दिस वे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंसुलिन इज़ आल्सो कॉल्ड द की। इंसुलिन को हम लोग चाबी भी बोल सकते हैं कि जब हाँ, ठीक है, ताला तभी खुलता है जब मतलब ऑब्वियसली चाबी कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब ताला हम लोगों को खोलना होता है, ओके? व्हेन इट इज़ लॉक। तो जब लॉक है या कोई चीज़ या कोई चीज़ ताले में है, तभी तो उसका की हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो इंसुलिन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज़ अ की। उसको भी हम लोग एज़ अ की डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो अनलॉक करता है सेल को, ठीक है? टू अलाउ शुगर टू एंटर द सिस्टम, ठीक है? एंटर द सेल। तो जब सेल को ज़रूरत होगी तभी इंसुलिन अपना वो लॉक्ड सपोज़ दैट कि कोई सेल लॉक है, उसको जब ज़रूरत नहीं सारे सेल को तो एट अ टाइम शुगर की ज़रूरत होगी नहीं, ठीक है? पूरे बॉडी को ज़रूरत जिस टाइम जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिस टाइम जो भी वियर एंड टियर का काम हो रहा है या सपोज़ दैट माइटोसिस हो रहा है, मेयोसिस हो रहा है या जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ-जहाँ पे शुगर की ज़रूरत है, तभी वहाँ-वहाँ पे काम करेगा, अननेसेसरीली तो हर जगह पे काम करेगा नहीं। क्लियर है? तो इंसुलिन क्या करता है उस टाइम इट हेल्प्स टू अनलॉक द सेल टू एब्जॉर्ब द शुगर फ्रॉम द ब्लड, ठीक है? क्लियर? Yes, ma'am. ओके,
So now see what happens if sugar of the body is more than required, insulin helps to store the sugar in the liver. तो अब मोर देन रिक्वायर्ड है, कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा आ जाती है, जैसे अभी भी आप लोग जो लोग पटना में नहीं है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग पटना में, तो उन लोगों के लिए कल थोड़ा पैनिक सिचुएशन होगी, क्योंकि उनको पता था कि अभी लॉकडाउन होने वाला है, तो जितना राशन हो सकता है सरप्लस लाके स्टोर कर लो, ठीक है। हमारे बॉडी का भी वही है कि जितना रिक्वायरमेंट से अगर हम लोग ने शुगर लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं, बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हैं, तो बॉडी क्या करता है, उसको फिर जाके स्टोर ही करेगा ना। तो कहाँ पे स्टोर करता है, व्हाट इज़ द प्लेस टू स्टोर? लीवर में। ओके, यस। तो लीवर में स्टोर करेगा, और कब रिलीज करेगा, जब उसकी ज़रूरत होगी तब रिलीज करेगा, जरूरत। ठीक है। कब कब उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, शुगर की हम लोग की ज़रूरत कब कब पड़ती है, इन नॉर्मल चीज़ों की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि नॉर्मल वी आर सिटिंग एंड ईटिंग एंड एवरीथिंग, तो वो तो चीज़ें हैं, लेकिन एक्सेस शुगर की ज़रूरत हम लोगों को कब पड़ जाती है? जब स्टारवेशन पे होता है Doing exercise, metabolism, एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी, और work, काम करना, walking, metabolism के लिए. हाँ, तो जब जैसे भी हम लोग जिम में भी जाते हैं, तो आपका जिम इंस्ट्रक्टर जो होगा ना, वो हमेशा बोलेगा दैट ब्रिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए बोलते हैं कि थोड़ा ग्लूकोज लेके रखा कीजिए, और जब बहुत थक जाइए तो थोड़ा थोड़ा सिप करते रहा कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, एक्सटेंसिव कोई भी अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, मोर देन अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, तो हम लोगों को क्या होगी, शुगर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। एंड व्हेन वी आर स्टार्विंग, स्टारवेशन में जिसने बोला वो दैट आंसर वाज आल्सो करेक्ट। किसने बोला था? और हमारी जो, अहमद रजन। अच्छा आपने बोला था, ओके। एंड जो भी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, जो भी एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी होगा, तो उस टाइम फिर हमारा जो स्टोर्ड शुगर होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंसुलिन हेल्प्स टू बैलेंस द शुगर लेवल, ठीक है, क्लियर हो गया। इन नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज को बैलेंस में रखने के लिए इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, तो अब क्या है, इंसुलिन के कंडीशन पे ही डिपेंड। इंसुलिन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होंगे, एक वो भी होगा शॉर्ट एक्टिंग होगा, लॉन्ग एक्टिंग होगा, और इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, ठीक है। अब हम इंसुलिन का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है तो मालूम है उसमें क्या होते हैं इंसुलिन में। एक तो प्रो इंसुलिन होगा, और उसके बाद फिर इंसुलिन होगा। प्रो इंसुलिन किसको बोलेंगे? इंसुलिन जब इनएक्टिव होता है तब उसके साथ जुड़ा रहता है प्रो इंसुलिन. उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उसके साथ सी चेन होता है, ठीक है। ए और बी चेन एक्टिवेटेड होते हैं। जब इंसुलिन एक्टिवेटेड होते हैं, फंक्शनल होते हैं, तो उनमें सिर्फ ए और बी चेन होते हैं, जो किस चीज़ से जॉइन होते हैं? प्रो उसको बोलते हैं जो ये इन नॉन फंक्शनल होंगे उसको प्रो बोलेंगे, ठीक है। उसमें जो चेन्स होंगे उसमें 3 तरह के ये चेन्स होंगे, ए होगा, बी होगा और सी होगा, ठीक है। डाइसल्फाइड, और जब फंक्शनल इंसुलिन होगा तो उसमें सिर्फ ए चेन होगा और बी चेन होगा, जो कि आपस में किससे जुड़े हुए होंगे, डाइसल्फाइड से। समझ में आया? तो वो डाइसल्फाइड पेप्टाइड चेन से जुड़े हुए होंगे, यस। क्लियर। नाउ कम्स इंसुलिन। तो अगर हम लोगों ने पढ़ लिया, इंसुलिन के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, डायबिटीज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डायबिटीज मिलिटस। यस मैम। डायबिटीज किसको बोलते हैं? ये क्या है, डायबिटीज मिलिटस क्या है? एक डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको डिजीज बोलेंगे या सिंड्रोम बोलेंगे। डायबिटीज ओनली अफेक्ट अ पर्टिकुलर थिंग। अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक है वो, तो उसको पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे प्रॉब्लम होती है, या कि पूरा का पूरा उसका सिस्टम ही कोलैप्स होने लगता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी मालूम है आपको, पैर में दर्द होना या झिंझिनी होना, या पैर में बहुत ज़्यादा लहर होना, बहुत तेज़। जब इंसान को डायबिटीज़ होती है तो बहुत तेज़ इंसान को भूख लगती है, इसलिए देखिएगा कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको भूख नहीं बर्दाश्त होती है, या डॉक्टर्स रोज़ा उनको रखने के लिए मना करते हैं कि नहीं रखिए, क्योंकि थोड़े-थोड़े पे भूख लगती है। और बहुत ज़्यादा इंसान को क्या लगता है, प्यास भी लगता है। और किसी-किसी को ये कंडीशंस होती है कि रात में बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, ठीक है।
तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन, तो इसलिए इसको एक सिंड्रोम बोलेंगे। इट इज़ नेवर अ डिजीज़। डिजीज़ तो है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिजीज़ और सिंड्रोम में क्या फ़र्क होता है। सर्टेन नेम्स वी डोंट कॉल कैंसर अ सिंड्रोम, बट क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, पटायो सिंड्रोम बोलते हैं, उसके बाद आपको और कौन कौन सा सिंड्रोम है, ट्राइसोमी का है, डाउन सिंड्रोम है, कशिंग, कोई सिंड्रोम का नाम याद है तो बताइए। कशिंग सिंड्रोम्स है। तो सिंड्रोम्स में क्या होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर आपका बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है, पूरा का पूरा मतलब बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि सबसे पहले किडनी पे असर करता है, ये चीज़ नॉर्मली बोली जाती है कि हाँ ठीक है, जो लोग ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स किडनी। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्लोकोमा का ज़्यादा सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है, तो इट अफेक्ट्स आइज ऑल्सो, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ सिंड्रोम। ओके, क्लियर। तो डायबिटीज मेलिटस यस मैम। क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। तो सिंड्रोम भी अब आपको समझ में आ गया कि सिंड्रोम किसको बोलते हैं। इट्स अ सीरीज ऑफ डिफेक्ट्स, जो सीरीज ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं उसको सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा। तो इसमें शुगर लेवल जो होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, दो बात होगी, या नहीं तो इंसुलिन काम नहीं करेगा, या नहीं तो इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, दो में से एक ही चीज़ होगी, ठीक है। समझ में आ गया। यस मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो। ये दो ही तरीके से काम कर सकता है ना, ये इंसुलिन रिलीज करता है और हमारे सेल में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जहाँ पर से प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे यानी तो प्रोडक्शन बंद हो जाए। प्रोडक्शन बंद होने का मतलब क्या होगा कि इंसुलिन सफिशिएंट नहीं बन रहा होगा, या इंसुलिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि सेल जो है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ही सेल का, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन आपका सेल जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो गया है, कम हो गया है। तो दोनों दो तरह की कंडीशन है, वो समझ में आ गया आपको डिफरेंस क्लियरली। यस मैम। आसिफ अहमद रजा साहब को ही समझ में आ रहा है ना, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यस फरहान, मैम। शगुफ्ता, आदिल, समझ में आ रहा आ रहा है ना, ठीक है। यस तो मुझे भी मैम। समझाते रहा कीजिए कि बीच बीच में आप लोगों को समझ में आ रहा है बात, ठीक है। क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज मैं ज़्यादा लंबी क्लासेस आपकी नहीं लूँगी, ऐसा इट्स नॉट गोइंग टू टेक ज़्यादा, कि अभी मैं शॉर्ट में ही थोड़ा समझा के छोड़ दूँगी क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है। टुमारो आई विल टेल यू ये फार्माकोकाइनेटिक्स जो भी है इंसुलिन का प्रॉपर्ली, ठीक है। तो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलिटस। कितने तरह के डायबिटीज मिलिटस होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक कौन सा होगा, टाइप 1 को क्या बोलते हैं, डायबिटीज mellitus और क्या बोलते हैं टाइप 1 को, यस मैम। टाइप 1 को क्या बोलते हैं। डायबिटीज में टाइप 1 को डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस बोलते हैं, आईडीडीएम का नाम सुना है। हाँ। यस यस मैम। तो वो टाइप 1 हो जाएगा ना, टाइप 1 होगा आईडीडीएम, ओके। और एक और क्या होगा, एनआईडीडीएम। तो एनआईडीडीएम क्या होगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। और एक क्या होगा, यस आईडीडीएम क्या होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट होगा। इसका क्या मतलब होगा डिपेंडेंट। कि एड्स का तो सेल का एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कब कंडीशन ये कब जनरेट होती है, जब 90% ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटो इम्यून प्रोसेस। तो ऑटो इम्यून प्रोसेस जो होता है, जो अपने ऑटो इम्यून तो आपको मालूम है ना कि किसको बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का क्या, कौन कौन से डिजीज है, बेस्ट एग्जांपल बताइए तो ऑटो इम्यून का, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई आस्क्ड आर्थराइटिस। एग्जांपल। ओके, वेरी गुड, आर्थराइटिस। तो मैं एग्जांपल के लिए आप लोग से इसलिए Wait, पूछ रही wait, हूँ wait, ताकि wait. अगर आप एग्जांपल दे पाइएगा तभी आप उस डिजीज़ को रिलेट कर पाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द डिजीज़ विच वी आर कॉलिंग, विच वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट, ओके। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि आपके अपना ही इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करने लगता है, कोलैप्स करने लगता है। क्यों, क्योंकि आपके अपने इम्यून सिस्टम को लगता है कि आपके जितने भी सेल्स हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो फॉरेन बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो दैट्स वे क्या होता है, एंटीबॉडी एंटी ये जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि अपने ही ऑटो इसको सप्रेस करना शुरू कर देता है सिस्टम को, ठीक। तो जब वो ऑटो सप्रेशन, एड्स भी क्या है आपका ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं है। Hi. 2 मिनट लगा के इतना सोच के बताना पड़ा कि एड्स ऑटो इम्यून डिजीज है। माइक अनम्यूट करने में टाइम लगता है।
मैम इसमें ना वॉइस जल्दी नहीं जाती है, बोलने के कुछ देर के बाद जाती है। अच्छा, ओके ठीक है, तो मैं ही थोड़ा देर ना कुछ सेकंड्स वेट कर लूँगी, ओके? ओके, बट हाँ, वेबएक्स का प्रॉब्लम ये है कि दोबारा कनेक्ट नहीं होता, मीटिंग अगर एंड हो जाती है। ज़ूम का ये चीज़ अच्छा था कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इट अगेन, तो वो आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जब मैनी टाइम्स ये भी डिस्कनेक्ट हुआ है, तो मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की तो कनेक्ट नहीं हुआ, तो उसके बाद अब मैं करती भी नहीं हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। मैं इसलिए मैसेज कर देती हूँ कि क्लास इज़ ओवर। अगर वेबएक्स पे कर रहे हैं, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है बीच में, आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ ये जो वार्निंग देते हैं, तो उसके बाद वो कनेक्ट नहीं होगी दोबारा। ठीक है, तो ऑनसेट इज एक्यूट एंड द पीक इंसिडेंस इज अराउंड 15 ईयर्स। तो इसमें क्या ऑटोइम्यून जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, जैसे वायरल फंक्शन हो गया या डाइट हो गया या स्ट्रेस हो गया या और भी कोई जेनेटिक अगर डिसऑर्डर्स है, उसमें क्या होता है कि 90% ऑफ बीटा सेल्स क्या होगा आपका डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि हमारा इंसुलिन भी, जब सेल ही डैमेज हो जाएगा तो इंसुलिन कैसे बनेगा? इंसुलिन नहीं बनेगा, तो क्या होगा, दैट विल लीड टू डायबिटीज़ मिलिटस। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ताकि वो इंसुलिन का जो लेवल है वो मेंटेन कर सके, अपने शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो टाइप 1 में क्या होता है कि देयर इज एब्सोल्यूट और सीवियर। इट कैन बी सीवियर ऑल्सो, इट कैन बी एब्सोल्यूट ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज, कितना डैमेज हुआ है आपका बीटा सेल्स। ओके, यस मैम। तो इंसुलिन उसमें ज़रूरी होगा। ठीक है, अब टाइप 2 में आते हैं हम लोग। टाइप 2 क्या हो जाएगा? टाइप 2 में जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? ये चीज़ बोला जाता है ना कि हाँ, तुम शुगर या चीनी, मीठा कम खाओ, चीनी कम लो। अगर घर में किसी को होता है या अगर आपके पास पेशेंट आते हैं, तो आप सबसे पहले जो भी उनका हिस्ट्री लिया जाता है, तो उसमें हिस्ट्री में ये भी पूछा जाता है कि आपके फादर मदर को डायबिटीज़ है कि नहीं है, या घर में किसी और को शुगर, मतलब दादा दादी नाना नानी जो जनरेशन्स आते हैं, ठीक है, तो जिनसे जीन्स हमारा पास ऑन होता है। चाचा चाची, मतलब सॉरी, चाचा तो होंगे ही, चाची और मामी आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, लेकिन जनरली लोग क्या पूछते हैं ना कि फादर मदर को या घर में किसी को शुगर की बीमारी थी कि थी नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये पास ऑन होता है जनरेशन से। ये माना जाता है कि जिसके पेरेंट्स अगर जिनको डायबिटिक है, तो दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ बीइंग डायबिटिक। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को बोला जाता है कि आप अपना डाइट कंट्रोल में रखिए या वॉक कीजिए प्रॉपर, सो दैट कि यू शुड नॉट गो थ्रू दिस टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस। ओके, ठीक है, तो दिस जो है NIDDM, इट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़, ये पता है कि सबको। ठीक है, आजकल सबको हो रहा है। डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन, क्या बोलते हैं, डिजीज़ जो भी है ना? इट्स अफेक्टिंग मोस्ट, हर 5 में से 2 आदमी को तो डायबिटीज़ आजकल होता ही होता है। इट्स लाइक कि मेरा भी शुगर लेवल हाई है, पता नहीं, मुझे अभी पता चला 2 महीना पहले कि अच्छा ठीक है, मेरा भी शुगर लेवल हाई रहता है, सो आई विल आल्सो कम इन अ डायबिटिक पेशेंट ओनली। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ओवर ईटिंग से होगा, और क्या ओबेसिटी से होगा, अंडर एक्टिविटी से होगा, एजिंग आर द मेन रिस्क फैक्टर्स। सो रिस्क फैक्टर्स क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं? वैसी लाइफस्टाइल जो बहुत ज़्यादा आप में भाग दौड़ नहीं हो, एक जगह पे सेटल्ड होके आप बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होने के लिए आप क्वांटिटीज़ क्या होती है कि थोड़े कम क्वांटिटी में खाइए और बराबर उसको वॉक कीजिए, उसके बाद फिजिकली आप एक्टिव रहिए टू मेंटेन योर ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ये चीज़ तो बोली जाती है। और क्या है कि बहुत ज़्यादा खाने पे या बहुत ज़्यादा मीठा खाने पे होता है, या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने पे भी होता है। तो ये सब क्या है, वो आपके डायबिटीज़ टाइप 2 के रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, मैंने यस मैम। अभी क्लास ओवर नहीं की है मैंने। ठीक है, अभी टाइम है थोड़ा। तो कौन-कौन सा रिस्क फैक्टर्स आपको समझ में आ गया कि मेन रिस्क फैक्टर्स जो डायबिटीज़ 2 का होगा वो क्या-क्या होगा? उसके बाद क्या है कि डायबिटीज़ 2 इज़ एसोसिएटेड विथ इंक्रीज़्ड हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज़। तो किस चीज़ से रिलेटेड है ये? इंक्रीज़्ड हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज़। इसमें क्या होता है कि हेपेटिक से, क्योंकि हमारा ग्लूकोज़ कहाँ पे ये ज़्यादातर जमा होता है? लीवर में लीवर होता है। में। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या करता है लीवर में, जो भी होता है या जो स्टोरेज होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? एंड दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ टारगेट टिश्यू टू एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो जो टारगेट टिश्यू, मैं वही बोल रही थी, जो टारगेट टिश्यूज है या जो भी सेल है, वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं? एक तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, लीवर से, और दूसरा क्या है,
कि जो एब्जॉर्प्शन का था या जो टारगेट लेवल था वो टारगेट लेवल हम लोग अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो सेल है वो उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? जी मैम। ओके, वालेकुम अस्सलाम। तो ना सी अब हम लोग इंसुलिन के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या उसका रेगुलेशन इंसुलिन का हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो वो तो सबको पता ही है। और उसका मैकेनिकल जो भी रहेगा एक्शंस होगा दैट आई विल डील टुमारो। ओके, एक्शन ऑफ इंसुलिन हो गया, कैसे उसका एक्शन होता है, क्लियर है? यस मैम। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस होता है डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू इंसुलिन रेजिस्टेंट, या नहीं तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे वेल, या नहीं तो वो लोग रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और लैक ऑफ इंसुलिन क्या करेगा? लैक ऑफ इंसुलिन विल ऑलवेज अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ, किस चीज़ का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, या फैट का। ठीक है, समझ में आया? इस वजह से जो लोग देखिएगा जिन जो पेशेंट को शुगर होता है वो जल्दी थक जाते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके, सुनो सी, इट इज रिटन हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं पैंक्रियाज में? जैसे आई विल टेल यू कि 4 तरीके के होते हैं। वो कौन से 4 तरीके के होते हैं वो मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, वो थोड़ा आप लोग भी होमवर्क कर लीजिएगा कि आज क्लास जल्दी ओवर हो गई तो फिर आज मैं भी होमवर्क कर लेता हूँ उस चीज़ के बारे में। ठीक है, समझ गए? अच्छा, वन थिंग मोर, जब कल मैंने वीडियो भेजी थी उसके तो आप लोगों ने देखा था? मैम जी मैम। तो स्पाइनल और एपिड्यूरल में फर्क समझ में आया कि स्पाइनल किसको बोलते हैं और एपिड्यूरल किसको बोलते हैं? यस मैम, समझ। समझ गए थे ना? तो एपिड्यूरल को कहाँ पे देते हैं? एपिड्यूरल जब हम लोग देते हैं तो उसे याद मुझे आ गया कि कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों ने डील नहीं किया था ना। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया वो हम लोगों ने डील नहीं किया था ना, कि क्या था? समझा दिया था मैंने वो। आई थिंक सो कि वो हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था ना कॉम्प्लिकेशन। और फिर ये बता दीजिए कि यू हैव सीन दैट एनेस्थीसिया, वो वीडियो आपने देखा था तो वो देखा था कि कहाँ पे हम लोगों ने और जो निडल थी, स्पाइनल निडल थी, वो कहाँ डाली थी? वो कहाँ पे इंजेक्ट किया था हम लोगों ने? मैम स्पेस बिटवीन L2 या L3, ठीक है, यानी तो L3 या L4। तो L3 L2 के बीच में जो स्पेस होता है उसी में हम लोगों ने डाला था, निडल डाला था। देखा था आपने वीडियो? तो दैट इज द ओनली साइट टू इंजेक्ट। ठीक है, वो साइट होता है आपको क्या इंजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा ना, बेसिकली इसका कॉम्प्लिकेशन होता है हेडेक। इसलिए हम क्यों इसका हेडेक इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू सीपेज ऑफ CSF। तो जो CSF निकलता है ना बाहर, तो उसके वजह से इसमें हेडेक, पेशेंट कंप्लेन करती है स्पाइनल के बाद सीवियर हेडेक का, या बहुत टाइम कभी नेक पेन भी बताती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आप स्पाइनल दीजिए तो उसके बाद फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स के लिए हम लोग नहीं बोलते, कम से कम एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स पेशेंट को बोलते हैं कि आपको स्टिल लेटे रहना है, सर बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, या नहीं तो पैर में अगर सेंसेशन गेन भी कर जाती हैं तो बहुत ज़्यादा पैर नहीं उठाना है या करवट नहीं चेंज करना है। आफ्टर 8 to 9 आवर्स यू कैन डू दैट, योर पेशेंट इज अलाउड टू डू दैट। ठीक है, ये क्लियरली इंस्ट्रक्शंस आप अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं जो लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया जो लोग ले रहे हैं, कि नो नीड टू शेक योर हेड, ज़्यादा अपना सर नहीं हिलाइए,
और बॉडी मूवमेंट ज़्यादा नहीं कीजिए फॉर 8 आवर्स, ठीक है। तो हेडेक इसलिए होता है क्योंकि अच्छा। जब देखा था आपने फ्लूइड आने लगा था 1 2 3 4 ड्रॉप, उसके बाद ही इंजेक्शन को दिया गया था, ठीक है। और दूसरा बात है कि हाइपोटेंशन कॉज करता है, तो इसलिए हमेशा ओटी में ऑलवेज रिमेंबर कि ओटी में हम लोग एक ड्रग रखते हैं जिसका नाम टर्मिन है, ठीक है। टर्मिन को यूज करते हैं या उसका और भी कोई अदर ब्रांड नेम्स होगा तो केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ। तो टर्मिन इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही बीपी एक सर्टन इससे पैरामीटर से लो हो तो फौरन का फौरन टर्मिन को एडमिनिस्टर किया जाए। तो वो आईवी दिया जाता है ताकि बीपी लेवल जो है वो मेंटेन हो सके या राइज हो सके, ठीक है। सपोज दैट पेशेंट का बीपी अगर 60/30 हो गया या 50/40 हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, या 70 से लो हो गया है, 60 पे चला गया है, और आपका डायस्टोलिक जो है वो भी और 40s में है, तो फॉरन टर्मिन को दिया जाता है। टर्मिन का 1 ml टर्मिन लेते हैं और 4 ml उसका 3 ml उससे एनएस में बनाया जाता है और धीरे 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 1 ml दिया जाता है। इट्स नॉट लाइक ये पूरा का पूरा 4 ml टर्मिन आप एक साथ दे दीजिए, एडमिनिस्टर कर दीजिए, वैसे नहीं होता है। स्लो दिया जाता है, पहले मतलब कुछ देर में 1 ml दिया जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद अगर राइज नहीं किया बीपी तो सेकंड फिर उसके बाद 1 ml दिया जाता है, ठीक है। तो ऑल दिस ना, ये प्रॉपर जो डोजेज एंड ऑल है ना, ये सब आपको डिपेंड करेगा ऑन द पेशेंट की हाउ शी और ही जो ओटी टेबल पे लेटा वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहला कॉम्प्लिकेशन आपका हेडेक होगा, दूसरा कॉम्प्लिकेशन आपका हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। तो और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी इसमें होगा, ठीक है। इट इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स का इसमें पैरालिसिस होता है, तो इसलिए बहुत सारे चांसेस होते हैं कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी पेशेंट को अकर हो सकता है, ठीक है। ओके। और दूसरा क्या है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हो सकता है। सेप्टिक मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस मतलब क्या होगा, नर्व इंजरी एंड एक्सट्रीमली रेयर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द गुड एनेस्थेटिक प्रैक्टिस। ये रेयरली प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप एनेस्थीसिया प्रॉपर्ली नहीं देते हैं तब ये प्रॉब्लम अराइज कर सकती है, ठीक है। कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या है इसका, कि हम लोग कहाँ कहाँ पे स्पाइनल्स नहीं देंगे, वो है यंग चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में हम लोग नहीं देते हैं। वर्टिब्रल एबनॉर्मलिटीज़, अगर वर्टिब्रल एबनॉर्मलिटीज़ है तब हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सेप्सिस इन द रीजन ऑफ लंबर पंचर, जहाँ पे हम लोग लंबर पंचर कर रहे हैं वहाँ पे अगर सेप्सिस है तो वहाँ पे भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। और हाइपोटेंशन एंड शॉक के शॉक में भी यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने तो आपको रिपीटेडली बताया था कि जब लो बीपी होगा तब भी स्पाइनल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। यस मैम। ओके। स्पाइनल्स का भी सब कुछ क्लियर ही हो गया। टुमारो आई टेल यू अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन, कि क्या है इसका मैकेनिज्म एंड मोड ऑफ एक्शन क्या है। आज फ्राइडे इसलिए क्लास मैं जल्दी ओवर कर रही हूँ, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी जो आज पढ़े हैं, आज तो कुछ प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल है भी नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। जो भी कल एड्रेनल के बारे में जो पूछ रहे थे कि एड्रेनल क्या करता है, तो आपको समझ में आ गया था, क्लियर हो गया था कि एड्रेनल क्या करता है। इट विल प्रोलॉन्ग द एक्शन या इंटेंसिटी ऑफ द ड्रग। मतलब जाइलोकेन के साथ दे रहे हैं तो यानी तो जाइलोन का जो जो एक्शन होगा वो उसको प्रोलॉन्ग कर देगा, ठीक है, यानी तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। क्लियर। ओके देन, आई एम लीविंग द क्लास नाउ। प्लीज स्क्रीनशॉट अटेंडेंस की थोड़ी जल्दी भेज दिएगा क्योंकि रिपोर्ट मुझे भेजते भेजते 3 बज जाते हैं। जल्दी भेजिएगा तो फिर मैं जल्दी भेज पाऊंगी, ठीक है। ओके। दे आर टोटल 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके। 31 नहीं होंगे, इंक्लूडिंग मी इट इज़ 31। मुझे छोड़ दीजिएगा, आप तो 30 पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ना हल्ला चली क्यों कर रहे थे क्लासेस में चला था अस्सलाम वालेकुम मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अरे आज मेरी क्लास मैम आज लेक्चर भेज दीजिएगा। मैम अपना ईयरफोन रिमूव कर।
लैपटॉप हैंग कर गया है। रजनी 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 उमर जो भाई को बुला के ला तो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं आज मेरा लैपटॉप हैंग कर गया है। हेलो हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैम, आज का लेक्चर भेज दीजिएगा मैम, मेरा बहुत लेट से कनेक्ट हुआ है। तो क्यों लेट से कनेक्ट हुआ है? रजनी नेट नहीं, रजनी अपने रूम में भाई। बार बार 2G पकड़ ले रहा था मैम। ठीक है मैं भेज दूंगी। लैपटॉप हैंग हो शुक्रिया। गया। मीटिंग एंड ही नहीं हो रही है, ना रिकॉर्डिंग पॉज हो रही ना मीटिंग एंड हो रही है। व्हाट शुड आई डू नाउ? देखो डायरेक्टली ऑफ कर दो ना, फिर रिकॉर्ड नहीं होगा। देख रहे हो? अरे छोड़ दो। क्या करूँ फिर? इसको स्लीपिंग मोड पे डाल दे रही हूँ। पता नहीं, मेरा सिस्टम हैंग कर गया है। यू मे लीव द मीटिंग, ठीक है? तो इसलिए मीटिंग मेरे साइड से एंड नहीं हो रही है। इडियट। माइक भी म्यूट नहीं हो रहा है आयशा, माइक भी म्यूट नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही तो हो रही है, अब मैं क्या करूँ? ये फालतू रिकॉर्डिंग जाके हो गया क्या? मैं आज की रिकॉर्डिंग ही में नहीं डालूंगा, ट्रिम करके डाल दूंगी। व्हाट टू डू? सी देख हैंग ही हुआ। मैं पार्टिसिपेंट को बोल दिया कि ऑटो लीव कर जाइए, मीटिंग हैंग हो रही तो मैं क्या करूँ? आई लीव इट नाउ। ग्रुप में खाली मैं मैसेज भेज देती हूँ। नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, हो ही नहीं रहा है। मैं मोबाइल दे देता हूँ, खाली मैसेज भेज दे ग्रुप में कि मीटिंग वो क्लास इज ओवर। ईशा समीरा उठो ना बेटा, क्या सोने का क्या टाइम है? 12 हेलो हाँ हाँ जी बोलिए। अच्छा अच्छा हाँ बोलिए दी। मैं तो ठीक हूँ, बोलिए। नहीं तो 20 डेज में आपका पीरियड आ रहा है तो इसका मतलब वो 20 डेज का साइकिल होगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी। हाँ तो कभी कभी किसी किसी का शॉर्ट साइकिल होता है, प्रेगनेंसी के बाद जब थोड़ा बहुत चेंजेस आता है तो इससे से होता है, फिर 2-3 महीना वो होगा, उससे बाद वो ठीक हो जाएगा, बैक टू नॉर्मलसी वो उसमें आ जाएगी, ठीक है। ठीक।